So we were talking about Finance Commission. It was constitutional body mentioned in, yes, Article 280. Article 280 talks about Finance Commission and Article 281 talks about the recommendations. ठीक है, next it is quasi judicial body. पूरी जुडिशरी की तरह, कोर्ट की तरह एक्ट नहीं करती है. कोर्ट में क्या होता है, एविडेंस अंडर ओथ लिया जाता है, यहाँ नहीं ले सकते. ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया क्वाजी जुडिशियल बॉडी. मैंने एक दिन शायद आपको कोर्ट की डेफिनेशन बताई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जिस दिन करा रही थी कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है. उसमें बताया ना कि कोर्ट का एक स्ट्राइकिंग फीचर क्या होता है, अलग से फीचर क्या होता है कि कोर्ट में आप एविडेंस अंडर ओथ ले सकते हैं, बाकी जगह नहीं ले सकते. दैट्स व्हाई कोर्ट अलग होती है ट्रिब्यूनल से और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज से. ठीक, सो इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी. नेक्स्ट, members and chairman is appointed by exactly president of India, जो उनको 5 साल के लिए या 5 years, ये नहीं है कि सिर्फ फिफ्थ ईयर ही अपॉइंटमेंट होगी. प्रेसिडेंट चाहे और उनको लगे तो उससे पहले भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी नोटिफिकेशन में उस टाइम पीरियड को भी बता देते हैं जिसके लिए ये चेयरमैन और 4 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए गए. तो अभी बताया गया कि देयर विल बी अ चेयरमैन, 1 चेयरमैन, 4 मेंबर्स. ठीक है, क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट इनेक्टेड फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 to decide the qualifications of chairman and member. लिख लीजिए, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन लिख लीजिए. Who can be the chairman of finance commission? A person having experience in public affairs. A person having experience in public affairs. ठीक है, किसी भी इंसान को जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है उनको चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है. एंड क्वालिफिकेशन फॉर 4 मेंबर्स लिखिए, सबके लिए अलग अलग है. 4 मेंबर्स के लिए एक जुडिशरी से होना चाहिए, नंबर 1, जज ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ अ हाई कोर्ट और एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड. सो कि या तो वो हाई कोर्ट के जज हो या जज, हाई कोर्ट जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल. ठीक है, क्या होती है हाई कोर्ट जज के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिवाइज कर लिया? अरे भाई जल्दी करो. एग्जैक्टली, हाँ, एज एन एडवोकेट. ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 qualified eligible to be appointed. So number 2, specialized knowledge of finance and accounts of government. Specialized knowledge in finance and accounts of government. एक बंदा तो वो जो हाई कोर्ट का जज है या फिर जज बनने के लिए, हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है. दूसरा कौन? जिसको गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंट्स की एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. ठीक है, नंबर 3, wide experience in financial matters and administration. Financial matters and administration. ठीक. Number 4, a person who has special knowledge of economics. अंशुल आप सोच सकते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो 4 कौन कौन से मेंबर्स होंगे? एक तो वो होगा जो, हाँ, हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होंगे. दूसरे जिनको गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंट्स की नॉलेज होगी. तीसरे कौन? जिनको फाइनेंशियल मैटर्स या और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो. चौथे कौन? जिनको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो. तो ये 4 बंदे इनके साथ अपॉइंट करने एज ए मेंबर्स. क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है? यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट.
एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंट किया जा सकता है। फंक्शंस लिखिए, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस, क्या फंक्शन प्ले करता है। Commission is required to make recommendation to the president. Commission is required to make recommendation to president. Recommendation को underline कर लीजिए। तो फंक्शन क्या है? रिकमेंडेटरी फंक्शन है। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस है दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो इनको मान सकती है या ना माने, है ना, तो कोई बाइंडिंग नहीं है। इट्स फंक्शन इज रिकमेंडेटरी इन नेचर। ठीक है, नहीं अभी देखेंगे किन मैटर्स में। नंबर 1, ठीक है। पहला काम तो क्या है कि नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस सेंटर और स्टेट्स के बीच में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ये बताइए। अब बात है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस वो होता है सेंटर के पास जो टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ है माइनस जो वो टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट थी। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स होता है द टैक्स टोटल टैक्स कलेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनस कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन। कहने का मतलब है जो टैक्स, अब देखो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सेंटर पे करे और फिर वो सारे अमाउंट को स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे तो इट इज नॉट अ गुड फॉर्मूला। तो उन्होंने क्या किया कि टैक्स कलेक्शन के कॉस्ट को माइनस कर दो, वो बच जाएगा नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, मतलब वो टैक्स जो स्टेट्स के साथ शेयर किया जाना है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये बताता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में इस नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला बताता है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? ये स्टेट है बहुत सारी, है ना, इन सारी स्टेट, इस स्टेट को कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस डिफरेंट स्टेट्स के बीच में टैक्स की बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, है ना, क्योंकि सारी स्टेट्स को हम सेम लेवल पे ही तो देखते हैं ना। वर्टिकल का मतलब क्या है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके नीचे जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है इनको कैसे, इसको मैंने वर्टिकल कहा इसलिए कि सेंटर और बाकी की स्टेट्स के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कितना बोला था कि 41% शुड बी शेयर्ड विद स्टेट्स। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था कि सेंटर टैक्स नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स का कितना परसेंट स्टेट्स को देगा, 41%। अब वाले में भी इंटैक्ट रखा है, सही 41% ही होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स में कैसे शेयर करेगा, उसके लिए क्राइटेरिया होता है जो हम आगे करेंगे, है ना। क्राइटेरिया मतलब कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा, है ना, तो वो हम अभी आगे करेंगे। तो पहला काम तो ये करता है। दूसरा, द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न, द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड, grants in aid that should govern grants in aid to states by center। ठीक है, grants in aid to states by center, ब्रैकेट में लिखेंगे आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
क्या होती है ग्रांट्स इन एड? जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल बॉडीज को, और बदले में कोई रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती। जनरल वेलफेयर की स्कीम्स के लिए देती है, जनरल वेलफेयर के लिए देती है, और बदले में रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती। उसको बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। सहायता, वित्तीय सहायता हिंदी में लिखा मिलता है। ठीक है, तो सहायता करके हमें मतलब हेल्प करके वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि बदले में करें, ऐसा ज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ग्रांट्स इन एड, एड का मतलब ये होता है मदद, सहायता। ठीक है, तो कई बार ना वर्ड से भी फिलोसफी सीख लेते हैं हम लोग, कि मदद की है, एड किया है, तो हम बदले में एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ग्रांट्स इन एड क्या प्रिंसिपल होगा ये ग्रांट्स इन एड देने के लिए, क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा? नंबर 3, मेजर्स नीडेड। और ये ग्रांट्स इन एड मैंने इसलिए लिखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ऑब्वियसली कॉन्टीजेंसी से तो नहीं देंगे ना। ठीक है, दे सकते हैं, जनरल वेलफेयर के लिए ग्रांट्स इन एड होती है, वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। मतलब कैसे? ग्रांट्स इन एड हमेशा इसी से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कॉन्टीजेंसी डिजास्टर के टाइम पे या सडन लॉस हो जाए कोई, तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड है ऑफ इंडिया है ना। ग्रांट्स इन एड है जनरल वेलफेयर के लिए, है ना, जनरल वेलफेयर के लिए। इमरजेंसी के लिए तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, देखिए द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट, the measures needed to augment the consolidated fund of states needed to augment, 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 augment का मतलब होता है इंक्रीज करना, इनहेंस करना, बेटर करना। augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayats। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेजर्स देता है, मेजर्स का मतलब तरीके बताता है स्टेट्स को कि अपना जो है आपको ये कैसे बेटर करना है अपना कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट्स का भी होता है कंसोलिडेटेड फंड, तो स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड को आप कैसे ऑगमेंट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट आप लोकल बॉडीज को हेल्प कर पाओ। ठीक है, नंबर 4, एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, any other matter referred to it by president for the sound finance, for the sound finance, अच्छे फाइनेंस के लिए कोई भी अदर टास्क जो प्रेसिडेंट इनको दे। ठीक है, टिल 1960, एक लाइन लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको, टिल 1960। हाँ ये लिख लेना, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, कहीं किसी स्टेटमेंट में यूपीएससी कर सकता है टू टेस्ट की, जब एक्ट है तो स्टेट्यूटरी बॉडी हुई, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको एक स्टेटमेंट में दे दे कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, फिर नीचे दे दे द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन हैज बीन डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, और तुम फिर उसको काटो क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो हाँ, क्वालिफिकेशन के लिए एक्ट है, तो एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। Till 1960, commission also suggested grants given to states of Assam, grants given to states of Assam, Bihar, Odisha, Odisha and West Bengal, yes, and West Bengal, in lieu, 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 in lieu of assignment of,
in lieu of assignment of any share of net proceeds of export duty on jute and jute products. जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स क्या होता था इन स्टेट्स में ना जूट प्रोडक्शन होता था जूट प्रोडक्शन पर लगती थी एक्सपोर्ट ड्यूटी ठीक है तो जूट प्रोडक्शन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो किसके पास जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो स्टेट्स का बेसिकली स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है बाहर भेजा जा रहा है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है वो किसके पास जा रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंटर तो सेंटर ने सोचा कि इन स्टेट्स को कुछ मैं इस एवज में दे दूं ग्रांट्स दे दूं है ना तो 1960 तक ये प्रिविलेज था उसके बाद ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ 10 इयर्स के लिए था 10 इयर्स के बाद इसको बंद कर दिया गया था इट वाज फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ 10 इयर्स अब नहीं लेंगे 10 years from commencement of constitution ठीक 1950 से 1960 तक ये किया जाता था अच्छा रिपोर्ट किसको सबमिट करता है फाइनेंस कमीशन सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है और वो फिर दोनों हाउसेस के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं और उस पे क्या एक्शंस लिए गए हैं उन रिकमेंडेशंस पे ये देखा जाता है ठीक है और उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेमोरेंडम दिया जाता है कि आपने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या एक्शन लिया है ठीक है ये आपने नोट करके लिख लिया ओनली रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर उसको बॉक्स में फिट कर लो रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एडवाइजरी इन नेचर अब एक प्रॉब्लम आती थी जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने भी नोटिस किया फोर्थ पहले फर्स्ट का लिख लो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन वाज केसी नियोगी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन 1951 में अपॉइंट किया गया वाज केसी नियोगी KCNEOGY केसी नियोगी फोर्थ जो फाइनेंस कमीशन थे कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर पीवी राजमन्नार डॉक्टर पीवी राजमन्नार डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने बोला कि सेंटर में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मोर और लेस दोनों का प्लानिंग कमीशन का और फाइनेंस कमीशन का रोल ओवरलैपिंग हो रहा है ना क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी तो यही बताता ना कि आपके फाइनेंसेस कैसे कैसे प्लान करता था कि इस इंडस्ट्री में कितना जाएगा इसमें कितना जाएगा तो प्लानिंग कमीशन का और फाइनेंस कमीशन का रोल क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है जनरली ओवर शेडो कर दिया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को किसके द्वारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा हालांकि 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग आ गया था बट दैट वाज अ कंसर्न कि डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट हो रहा है या एक का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रोल ओवर शेडो कर लिया जाता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा ठीक है तो इट वाज ऑल अबाउट योर फाइनेंस कमीशन अब हम एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं समरी रिपोर्ट देख लेते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की क्या हो गया 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन थे डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हु वाज आल्सो द
ऑफ नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं अरविंद पनगड़िया, पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5 years टू मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, तो अब की बार जो रिकमेंडेशन दी है, वो रिपोर्ट जो टेबल की गई है, ये 16 है भाई, अब के वाला फाइनेंस कमीशन इज 16। और इससे पहले वाला 15 के चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह। ठीक है, टेबल इन पार्लियामेंट ऑन February 1st 2026, 1 फरवरी 2026 को इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में टेबल की रखी। ठीक है, और किन 5 सालों तक वैलिड रहेगी इसकी रिपोर्ट, 2026 टू 26-27 से लेकर के 30-31। ठीक है, की रिकमेंडेशन बताया है इसने कि क्या क्या रिकमेंड किया है इसने। सबसे पहला तो शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस का क्या मतलब है, इसने बताया अच्छे से कि डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स, वो टैक्स जो स्टेट्स के साथ शेयर किए जा सकते हैं। सारे टैक्सेस में स्टेट का शेयर नहीं होता, वो हम जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टैक्सेस की कौन सा टैक्स स्टेट्स के द्वारा लगाए जाते हैं, सेंटर के साथ शेयर नहीं किए जाते, कौन से ऐसे हैं जो सेंटर लगाता है स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जा सकते, कौन से आपस में शेयर किए जा सकते। तो वो टैक्सेस जो स्टेट के साथ शेयर किए जा सकते हैं उसको कहते हैं डिविजिबल पूल वाले टैक्सेस। और 41% बताया है कि उस डिविजिबल पूल का 41% जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर किया जा सकता है। इट इज अनचेंज्ड, 15 फाइनेंस कमीशन ने भी यही रेकमेंड किया था। दिस इज सेम एज 15 फाइनेंस कमीशन रेकमेंडेड। ठीक है, ये कब आया था, डिविजिबल पूल कब अराइव होता है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेस एंड सरचार्जेस फ्रॉम द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। है वही जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको, क्या बताया था, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन, क्या क्या क्राइटेरिया के कि अब ठीक है, मैंने कहा कि 41% स्टेट्स के साथ शेयर करना है। अब इस 41% का कितना किस स्टेट के साथ शेयर करना है, इसके लिए भी तो कुछ क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वर्टिकल का तो पता चल गया कितना, 40%। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का पता करना है कि अब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कैसे शेयर होगा। तो इसने कहा कि कुछ क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला, इसमें क्या होगा आपको, जैसे इनकम डिस्टेंस, किस स्टेट का कितना इनकम डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसको कितना, उसको उसमें कितना शेयर है, 42.5%, है ना। सबसे ज्यादा शेयर इसी चीज, यही चीज देखी जाएगी सबसे ज्यादा, लगभग लगभग 50%। इस बात पे डिपेंड करेगा, उस स्टेट के ऊपर टैक्स जाने वाला लगभग लगभग 50%, 42.5%, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस स्टेट का इनकम डिस्टेंस क्या है। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस, लिखिए, व्हाट इज इनकम डिस्टेंस, इसमें दे रखा है। स्टेट्स की भी जीडीपी होती है, ठीक है, हाँ, जीएसडीपी, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी पे कैलकुलेट कर रहा है। ये कह रहा है कि टॉप 3 स्टेट्स उठा लो, जीएसडीपी, जीडीपी पता है सबको, हो गया सिलेबस में, हो गया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जैसे जीडीपी सेंटर के मतलब देश की काउंट करते हैं, स्टेट्स भी काउंट करते हैं अपनी जीडीपी, तो 3 टॉप के वो स्टेट्स उठा लो जो जीएसडीपी के आधार पर टॉप पे, और जिस स्टेट को दे रहे हो उसकी जीएसडीपी कैलकुलेट कर लो, दोनों को माइनस कर लो, आपके पास इनकम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहां दे रखा, defined income distance as the difference between the per capita GSDP of a state and the average of per capita GSDP of top three large states. ठीक है, 3 हाईएस्ट जीएसडीपी वाली स्टेट्स उठानी है, उनका एवरेज निकालना है, और उस एवरेज का और उस स्टेट के जीएसडीपी का डिफरेंस पता करना, दैट इज व्हाट वी कॉल इनकम डिस्टेंस। ठीक है, जितना इनकम डिस्टेंस ज्यादा होगा स्टेट को उतना ज्यादा, उसको ज्यादा फंड मिलेंगे, मतलब स्टेट की जीएसडीपी जितनी कम होगी उसको वहां सेंटर से पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, ज्यादा वाले को कम। कहने का मतलब देखो टॉप 3 स्टेट्स है, उनकी एवरेज निकाल ली,
ये तो सबसे अमीर स्टेट्स हुई, और उससे देखा अगर दोनों अमीर अमीर स्टेट्स का और उसका डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेट गरीब है। जाहिर सी बात है, गरीब है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। समझे? per capita GSDP has been computed as the average over the period of 1819 and 2324। इस पीरियड के लिए एवरेज कैलकुलेट की जाती है। इसमें से 20-21 को घटाया गया क्योंकि वो पेंडेमिक ईयर था, कुछ ज्यादा सा देश में डेवलपमेंट हुई नहीं थी। देखो, with lower per capita GSDP will receive a higher share on this parameter। ठीक है, to maintain equity among the states। अमीर को ज्यादा पैसे देके क्या फायदा, आपने तो इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया स्टेट्स के बीच में। तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो स्टेट गरीब है, जिसकी कम है जीएसडीपी। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वेटेज कितनी है, 17.5। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि फाइनेंस 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो सबसे ज्यादा वेटेज है इनकम डिस्टेंस को। 42.5% डिपेंड करता है आपका इनकम डिस्टेंस कितना है। 17% डिपेंड करेगा किस बात पे, पॉपुलेशन कितनी है। और पॉपुलेशन कौन से सेंसस के आधार पर, एग्जैक्टली 2011 सेंसस के बेसिस पे। अब है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने एफर्ट किए और वो एफर्ट कितने फ्रूटफुल थे। तो जिसने ज्यादा एफर्ट किए हैं पॉपुलेशन को बेसिकली कम करने के, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, और किसके आधार पर, 15 फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, इस फीचर को। पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन के आधार पर भी टैक्स देंगे। तो ये क्या करता है, स्टेट्स को एनकरेज करता है पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज लाने के लिए, कि ज्यादा पैसे मिलेंगे सेंटर से, है ना। तो फॉर पैरामीटर टू अवॉइड स्टेट्स फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट को बस इतना ही समझे, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है ऑन एन एवरेज उसके एक रिप्रोडक्टिव टाइम स्पेन में एक वुमन कितने बच्चे पैदा करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2.1 है ये, 1। इसको सही माना जाता है, इससे कम फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ चल पड़ते हैं। The finance, the 16th Finance Commission has redefined this to account for population growth between 1971 to 2011 instead of relying in change in total fertility rate। 16 ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। इसने क्या किया है, अब हम टोटल फर्टिलिटी रेट पे बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, 1971 से लेकर के 2011 तक पॉपुलेशन का क्या स्टेटस रहा है आपकी स्टेट में। ठीक है, पॉपुलेशन वाज, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाज अ क्राइटेरिया। किसने इंट्रोड्यूस किया, 15 फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया। उसके अकॉर्डिंग वो क्या मानता था, टोटल फर्टिलिटी रेट को काउंट करता था। बट 16th ने कहा कि मैं टोटल फर्टिलिटी रेट को नहीं काउंट करूंगा, मैं किसको काउंट करूंगा, कि आपने 1971 से 2011 तक पॉपुलेशन, हाँ एग्जैक्ट, पॉपुलेशन बेसिकली क्या 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 ग्रोथ रही है आपकी स्टेट में, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट। लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ वाली स्टेट्स को मिलेगा हायर शेयर। अंडरस्टूड है ना। तो ये वरना तो ये हो जाएगा ना, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे स्टेट में तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। तो स्टेट्स विल एनकरेज, तो उल्टा करना है ना हमें, तो पॉपुलेशन को कंटेन करना है तो दे सेड कि जहां जिसकी ग्रोथ 1971 से 2011 तक कम है, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक, शेयर कितना है पॉपुलेशन का, सॉरी डेमोग्राफिक इसका, हाँ परफॉर्मेंस का 10%। अगला आता है फॉरेस्ट। अभी देखो, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में डिफाइन किया जाता है फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 16th Finance Commission has assigned weightage to both share of state in overall forest area and its share in increase in overall forest area between 2015 to 23।
अब ये कहते हैं देश में टोटल फॉरेस्ट एरिया काउंट किया जाएगा और स्टेट का कितना शेयर है उस टोटल फॉरेस्ट एरिया में, इसके आधार पर भी उसको टैक्स का प्रोसीड मिलेगा। प्लस जो देश में 2015 से 23 तक इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, उसमें स्टेट्स का कितना पार्टिसिपेशन था, दोनों आधार पर पैसे दिए जाएंगे। अब कई स्टेट्स में ऐसा हो सकता है ना कि हो सकता है फॉरेस्ट कवर, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट है, फॉरेस्ट कवर कम है ना। अब ऐसी स्टेट्स में जहां पर गवर्नमेंट से उनको भी तो कुछ पैसे देने हैं ना, तो बहाना बनाएंगे। अभी बहाना क्या बनाया, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसको मत देखो कि स्टेट का कितना शेयर है फॉरेस्ट कवर में, ये भी देखो कि 2015 से 23 तक फॉरेस्ट कवर देश का कितना बड़ा है, उसमें स्टेट का कितना शेयर है, बढ़ाने में कितना योगदान है, तो दोनों को काउंट। ठीक है। इट हैज आल्सो कंसीडर्ड ओपन फॉरेस्ट इन अराइविंग एट टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब ये इसका क्या मतलब है, अब मैंने बताया कि डेफिनेशन देती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कि किसको आप फॉरेस्ट कहोगे, तो उसने क्लासिफाई किया है फॉरेस्ट को, लिखो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वेरी डेंस। वेरी डेंस कहते हैं जिसमें कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा है, कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा है। व्हाट इज कैनोपी डेंसिटी, एरिया का कितना परसेंट उस ट्री की कैनोपी ने ढक रखा है, इस कैनोपी डेंसिटी। अगर 70% से ज्यादा ढक रखा है तो वो बहुत डेंसिटी वाले फॉरेस्ट है, इसीलिए उनको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। कि अगर टोटल एरिया 100 है, 70% ट्री ने ढक रखा है, तो डेंसिटी ज्यादा हुई ना। कैनोपी का मतलब होता है वो ट्री की वो क्राउन एरिया। ठीक है। बहुत अलग अलग मेथड होते हैं इस कैनोपी डेंसिटी को मेजर करने के, वो फॉरेस्ट्री का टॉपिक है, हमारा नहीं है, तो हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। बस इतना समझना है कि अगर ग्राउंड टोटल एरिया उस जगह का 100 है, तो 70% से ज्यादा अगर कैनोपी ने ढक रखा है, तो मैं उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहती हूँ। ठीक है। फिर आओ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। जिनमें 40 से 70% है ये डेंसिटी, 40 से 70%। ओपन फॉरेस्ट कहूंगी 10 से 40 है, जिसके बड़ी बड़ी झाड़ियां भी काउंट कर ली थी। ठीक है। मतलब हल्के वाले पेड़ जहां भी है, श्रब, ये असली झाड़ियां श्रब जिनका ये कैनोपी डेंसिटी 10% से कम, श्रब काउंट करेगा। नहीं नहीं नहीं, 10 से 40 तो ओपन फॉरेस्ट हो गए ना। नहीं नहीं, श्रब का मतलब श्रब जिनको काउंट करेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, श्रब। श्रब वो जिनका 10% से कम है कैनोपी डेंसिटी। समझे। तो इन्होंने कहा पहले किसको काउंट करते थे ये कैलकुलेट करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया काउंट करते थे ना कि इस स्टेट का देश देश का अगर फॉरेस्ट एरिया इतना है तो स्टेट का कितना शेयर है इसमें, ये कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करते थे, वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस वाले फॉरेस्ट ही काउंट करते थे। अब की बार ओपन फॉरेस्ट भी काउंट किए जाएंगे। ठीक है। ताकि ये शेयर को बढ़ाया जा सके कुछ स्टेट्स के लिए। अब आगे मतलब एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, तुम बस सुपरफिशियली रीड करके निकल जाते हो आगे। अब ये डेफिनेशन कौन देती है इंडिया में, इन फॉरेस्ट कवर की और फॉरेस्ट वाले की, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है। एक पेज पढ़ाने में भी जोर लग जाता है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अगला क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उसमें क्या होता था, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को काउंट करता था 25%, अब की बार इसने छोड़ दिया उसको। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, देश की जीडीपी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन। तो क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया भी याद रखना। और कौन सा 15th में था, इसमें नहीं है, और कौन सा 15th ने एक्सक्लूड किया था, इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है। आपका ध्यान इन सब चीजों पे होना चाहिए, मतलब क्या अलग हुआ है इस पे ध्यान होना चाहिए। तो ये तो दोनों में था, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन दोनों में था, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दोनों में था, एरिया भी और फॉरेस्ट भी। टैक्स एफर्ट को अब की बार छोड़ दिया गया है, एंड
कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी काउंट कर लिया गया है, 10% इसका वेटेज रहेगा। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? 16th फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पैरामीटर टू अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी। ठीक है, which award states with higher tax collection efficiency, कि जिसने टैक्स जीडीपी, देश की जीडीपी में ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये इनकरेज करता है स्टेट्स में बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग को एनहेंस करता है। ठीक है, कैसे मेजर की जाती है जीएसडीपी? ये देखना, जीएसडीपी ऑफ ईच स्टेट हैज बीन मेजर्ड एज द एवरेज नॉमिनल जीएसडीपी बिटवीन 2018, 19, 23, 24, इस टाइम स्पेन तक की नॉमिनल जीएसडीपी। क्या होती है नॉमिनल जीडीपी? भाई हो चुका है जीडीपी, अभी अभी कराया ना सबने। नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो मैंने कराया था ना शायद फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा। जीडीपी, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? भाई तुम्हारे तो हाल बहुत ही खराब है, तुम्हें अभी तक नॉमिनल जीडीपी नहीं पता। चैप्टर को रिवाइज करके आओगे जीडीपी वाले। ठीक है, 2018-19 से 23-24 तक का टाइम स्पेन मांगा गया, इसमें से एक चीज हटा दी गई है, 20-21 का साल हटा दिया गया। ये याद रखना, पेंडेमिक वाला ईयर एक्सक्लूड किया गया क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर था। उस दिन उस साल फ्लक्चुएशन बहुत थी। तो जनरली बेस ईयर जब काउंट करते हैं, बेस टाइम जब काउंट करते हैं, तो उसमें नॉर्मल ईयर को काउंट किया जाता है, ना कि कोई ऐसा ईयर जिसमें कुछ देश में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ हो जिसकी वजह से डिप आया हो या एक्सेस कुछ आया हो। ठीक, इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर जब बेस ईयर काउंट करते हैं। तो ये बेस टाइम फ्रेम है 2018-19 फिस्कल ईयर, और दूसरा 23-24। ठीक है, ग्रांट्स इन एड कैसे दिया जाए? लगभग कितनी ग्रांट्स इन एड सैंक्शन की है? 9.47 लाख करोड़। सिर्फ ये डाटा याद रखना है आपको, फॉर 5 इयर्स। दो है इसमें, अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज के लिए दी गई है और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दी गई है। ठीक, ठीक है, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। हम्म, अब कुछ रिकमेंडेशन है जिसको फिस्कल रोड मैप, ये ग्रांट्स इन एड के बारे में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। ये पढ़ना है, Commission has recommended that center should bring down fiscal deficit to 3.5% of GDP by 2030 to 31। पूछ सकते हैं, पहली रिकमेंडेशन तो इसने क्या की कि सेंटर को अपना फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? बजट ने कितना ही सैंक्शन किया है और तुम स्क्रीन पे खर्चा कितना ही कर रहे हो, आया कितना है और गया कितना है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जीडीपी का कितना परसेंट होना चाहिए? 3.5% ही होना चाहिए। इसको 30-31 तक 3.5% तक लिया, ये पहली रिकमेंडेशन। आपकी बार बजट में ध्यान से देखते हैं कितना है। इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी, इट रिकमेंड एनुअल फाइनेंशियल डेफिसिट लिमिट फॉर स्टेट्स, स्टेट्स के लिए कितना कहा है? 3%। ठीक है, और इसने क्या कहा है? ऑफ बजट बोरोइंग डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है? बजट को पूरा करने के लिए फिर कहीं से बोरो करना, है ना? तो सीरियसली इनको क्या कर देना चाहिए? डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड डेट शुड बी एक्सपेंडेड टू यूनिफॉर्मली अकॉर्ड इंक्लूड ऑफ बजट बोरोइंग। डेफिनेशन भी थोड़ी सी रिफाइन करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है? इसने प्रोजेक्ट किया है कि कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये 77.3% ऑफ जीडीपी से 73.1% ऑफ जीडीपी घटेगा। जीडीपी का इतना परसेंट डेट में है, स्टेट और सेंटर को इकट्ठा मिला दिया जाए तो। स्टेट और सेंटर का डेट अगर मैं इकट्ठा मिलाऊं तो अभी कितना चल रहा है? 77.3% ऑफ जीडीपी, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, उसको ब्रिंग डाउन आने की उम्मीद है, ये कह रहा है 73.1% पे, 30-31 तक।
फिर से क्या कहा, पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन की लिस्ट बना लेना, पूरा नहीं पढ़ना ये पैराग्राफ। क्या कहा कि प्राइवेटाइज कर दो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कॉम जिनको कहा जाता है। जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी, देखो एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है, आपने देखा होगा ना उत्तर भारत, उत्तर हरियाणा जो भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो भी, हाँ हाँ बस वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दो। पहला तो ये कहा। दूसरा, सब्सिडीज को बहुत ध्यान से दो, ठीक है। जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होते हैं ना, उनको भी बहुत ध्यान से दो, कि बहुत सारे ऐसे अनरेशनलाइज्ड डेफिनेशंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब्सिडीज का और इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है फिर भी उनको मिल रही है, ठीक है। तो रैशनलाइज करो डेफिनेशन को। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है ना, तो वो कह रहा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये कह रहा है कि अगर पिछले 4 साल में से 3 साल कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, लॉस कर रही है, तो कैबिनेट के सामने ले जाओ और पूछो इसको प्राइवेटाइज करते हैं या नहीं करते, ठीक है। कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 4 साल में से अगर 3 साल लॉस कर रही है, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है प्राइवेटाइज के लिए, ठीक है। द कमीशन रिकमेंडेड रिव्यू एंड क्लोजर ऑफ 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो सरकारी कंपनियां लगभग 308 आइडेंटिफाई की गई है जो रिव्यू और क्लोजर हो चुका है कैबिनेट के द्वारा, तो उनको क्या करो, हाँ, एक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के आना चाहिए स्टेट्स के लिए। स्टेट और यूनियन पीएससी which incur loss for 3 out of 4 consecutive years should be placed for respective cabinets consideration। चाहे वो यूनियन की है, यूनियन का तो यूनियन कैबिनेट डिसाइड करेगी इनका प्राइवेटाइज करना है, इनको इनका क्या करना है। नेक्स्ट, अगर स्टेट की कंपनी है और लगातार 4 में से 3 साल लॉस में है, तो स्टेट के कैबिनेट के पास ले जाओ कि वो क्या करे, रिव्यू करे डिसीजन को, कि डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो सेंटर का शेयर है वो निकाल लेना, सरकार का शेयर है वो निकाल लेना, इज डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन इज प्राइवेट, किसी को सेल कर देना, ठीक है। तो मोटा सा यही है, बाकी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे जब आपको टेक्निकलिटीज समझाऊंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये वो डिसाइड कर सकता है कैबिनेट। अब जब आप बताओगे कि ये तो लगा, ये 3 साल से लॉस में है, तो डिसाइड करेगा या तो क्लोजर कर दे, या इसको प्राइवेटाइज कर दे, या इसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनी है। कई ऐसे थे लॉस में है भाई, कोई बात नहीं, बट वी विल कंटिन्यू इट क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हम इसको प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते, ठीक। गेटिंग माय पॉइंट, दिस वाज ऑल अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। हरियाणा का देख लेना भाई, स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ ग्रांट इन एड, कितनी कितने करोड़ मिली है, हाँ। रूरल के लिए कितनी मिली है, अर्बन के लिए कितनी मिली है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितनी मिली है, बस, ठीक है। बजट देखना हो या ऐसी कोई रिपोर्ट देखनी, पीआरएस इंडिया पे ठीक मिल जाती है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो आज मिक्स हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी और पॉलिटी भी इस लेक्चर के, बट ये थोड़ा सा हैवी लेक्चर था। अब मेरे हिसाब से तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो तुम जब पढ़ के आते हो तो मुझे पता होता है कि सब 30 to 40% ही पढ़ के आएंगे, इसके अलावा लेयरिंग है। हम जो देखो, जो चीजें तुम्हें लेक्चर में समझ नहीं आई, मतलब नोट्स में समझ नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम लोगों से अभी, तुम आए थे, तुम पूछा था कि व्हाट इज बेसिकली योर इनकम डिस्टेंस, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है। समझो कि इनकम डिस्टेंस फिर है क्या, अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट है यार, नहीं, कितना 42.5% उसके हिसाब से मिल रहा है, और वो क्या है, यू शुड बी नोइंग दिस, ठीक है।